नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राणा सर, जिसमें हम आज उत्तराखंड बोर्ड में विज्ञान में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो आज हम देखते हैं आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा तथा एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो जो इसकी परिभाषा होती है ऊष्माशोषी की, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद का निर्माण करता है, यानी जो अभिकारक होता है ये हमारा कहलाता है अभिकारक। ठीक है ना, उत्पाद का निर्माण करता है, ये हमारा प्रोडक्ट है, उत्पाद है, तथा कुछ ऊष्मा का अवशोषण भी करता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए कुछ ऊष्मा की आवश्यकता भी होती है ना। तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद का निर्माण करता है तथा कुछ ऊष्मा का अवशोषण भी करता है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कार्बन की क्रिया जल के साथ कराई जाती है, ठीक है ना, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है, लेकिन इसको अभिक्रिया करने के लिए कुछ ताप की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसको गर्म करना पड़ता है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है ना, इसको जब हम गर्म करते हैं यानी इसको ऊष्मा देते हैं तो किसका निर्माण होता है? कैल्शियम ऑक्साइड तथा CO2 का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। तो इन दो एग्जाम्पल में से किसी को आप लिख सकते हैं। अगली है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है या अभिकारक उत्पाद का निर्माण करता है, दोनों में से कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। ठीक है ना, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है तथा अभिक्रिया में कुछ ऊर्जा मुक्त होती है या उत्सर्जित होती है। जब अभिक्रिया होती है तो उसमें कुछ ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है या उत्सर्जित होती है, तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यदि हमारे पास कोई परमाणु है, उसका हम दहन करते हैं, तो दहन मतलब उसकी क्रिया ऑक्सीजन से करते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या करता है? CO2 का निर्माण करता है तथा कुछ ऊर्जा मुक्त करता है। इसी प्रकार जब हाइड्रोजन का दहन करते हैं यानी हाइड्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करते हैं तो H2O का निर्माण होता है प्लस कुछ ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, इसी प्रकार मीथेन CH4 का जब दहन करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो CO2 का निर्माण होता है तथा H2O का निर्माण होता है। ये सभी अभिक्रियाएं क्या कहलाती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। यानी ऊष्माशोषी की बात करें तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है तथा कुछ ऊष्मा अवशोषित होती है तो उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी। और जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है तथा अभिक्रिया में कुछ ऊर्जा मुक्त होती है या उत्सर्जित होती है तो उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दो तत्व A तथा B के परमाणु क्रमांक 11 व 17 है, यानी दो परमाणु दे रखे हैं आपके पास जिनका परमाणु क्रमांक क्या है? 11 एंड 17 है। ठीक है, A व B, पहला क्वेश्चन है A व B आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है, और दूसरा A तथा B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उपकोष के आधार पर आता हो, उपकोष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आता हो, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि ये जो परमाणु हैं वो आवर्त सारणी में कहां पर स्थित होंगे। अगर कोष के आधार पर देखेंगे तो वहां से पहचानना मुश्किल होगा। तो देखते हैं उपकोष के आधार पर। उपकोष के आधार पर क्या करते हैं? सबसे पहले हम 1 की गिनती शुरू करते हैं। उपकोष होते हैं sp-df 1s2, जो इसका परमाणु क्रमांक 11 है उसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2, फिर 2s2, फिर 2 कितना हो गया? 4, फिर 2 की गिनती शुरू होगी तो 2p भी होगा, 2p 6, 6 10 एंड 3s1। उपकोष के आधार पर तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आता है? 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अगर हम कोष के आधार पर देखें, कोष के आधार पर, ठीक है ना, कोष के आधार पर
आधार पर। तो कोष के आधार पर क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8। 8 और 2 कितना हो गया? 10 और 1 11 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार जो 17 वाला है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोष के उपकोष के आधार पर देखेंगे तो 1s2 पहले की गिनती शुरू है तो ऐसे ऐसा आएगा, दूसरे गिनती शुरू होगी तो s और p आएगा, 2s 2p। s में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। p में कितने आते हैं? 6। तो 6 और 2 8 2 10, लेकिन हमारे पास कुल कितने थे? 17 थे। ठीक है, 2p6 हो गया। फिर 3s2 कितना हो गया? 10 और 2 12। अब बचे हमारे पास 5, 3s2 3p5, यानी ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे p में और कम से कम कितना आते हैं? 5 4 3 2 1, कुछ भी आ सकते हैं जितने बचे होंगे। तो यहां पे आ गया हमारे पास b का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये वाला। लेकिन अगर हम कोष के आधार पर देखेंगे तो कोष के आधार पर क्या आएगा? 2 8 2 8 10 और 7 17। अब हम देखेंगे इसको कि आवर्त सारणी में ये कहां पर स्थित होंगे। इसकी बात करेंगे पहले वाले, तो कोष के आधार पर आप आसानी से बता सकते हैं। इसका जो नीचे वाले नंबर होता है यानी जो बेस वैल्यू होती है 1 2 2 3, तो जो सबसे ज्यादा होगा बेस वैल्यू में सबसे ज्यादा क्या है? 3। तो इसका जो आवर्त होता है, आवर्त किसका? A11 का, जो A11 है इसको जो आवर्त होगा कौन सा आवर्त का तत्व है? तीसरे आवर्त का। कौन सा? तीसरे आवर्त का। और समूह कौन सा है? समूह हमारा है जो ऊपर संख्या होती है। कौन सा समूह है? पहला समूह है, समूह पहला। और इसका नाम क्या होगा? फिर सोडियम होगा। क्या नाम होगा इसका? सोडियम। जो तीसरे आवर्त का पहला तत्व होता है वो उसे हम क्या कहते हैं? सोडियम कहते हैं, Na होगा। इसी प्रकार जो हमारे पास B वाला है, B जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, इसका आवर्त कौन सा होगा? नीचे वाला आवर्त होता है, यानी आवर्त, इसका जो आवर्त होगा B वाले का वो होगा तीसरा आवर्त। कौन सा आवर्त है? तीसरा है। और जो समूह होगा आवर्त सारणी में, जो समूह होगा इसका वो कौन सा होगा? P का तो 5वां है, लेकिन P कहां से शुरू होते हैं? 13 से स्टार्ट होते हैं। तो 13 14 15 16 17, तो कौन सा? 17 इसका समूह होगा। ठीक है, इसी में आपका अगला प्रश्न है, इन तत्वों में कौन धातु तथा कौन अधातु है? इन दो जो तत्व थे इनमें से कौन सा धातु होगा और कौन सा अधातु होगा? यानी A जो 11 था और B जो हमारे पास क्या था? 17 था। इनमें से कौन धातु है कौन अधातु है? तो A की अगर हम बात करेंगे, A की समूह 1 व 2, समूह 1 कहलाता है क्षारीय धातु, समूह 2 कहलाते हैं क्षारीय मृदा धातु, समूह 3 से 12 तक कहलाते संक्रमण धातु और 13 से 18 तक होते अधातु। तो जो 11 वाला है इसका समूह कौन सा था? पहला था, यानी ये क्या होगा? क्षारीय धातु। अभी कहा था मैंने कि समूह 1 वाले क्या होते हैं? क्षारीय धातु, 2 वाले क्षारीय मृदा धातु जिसका समूह 2 आएगा, जिसका समूह 3 से 12 तक आते हैं उसे कहते हैं संक्रमण धातु, और 13 से 18 होते हैं अधातु। ठीक है ना। बी में जो हमारा है वो 17 समूह आया था। कौन सा समूह आया था? 17वां समूह। तो ये क्या कहलाता है? हमारा अधातु कहलाता है, अधातु। तो ये कौन सा होता है? क्लोरीन होता है। ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा धातु है कौन सा अधातु है? तो सब 11, जिसका परमाणु क्रमांक 11 है, यानी ए वाला धातु है और बी वाला क्या है? अधातु होता है। इसी प्रकार आपके पास अगला प्रश्न है, निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कोषों में लिखिए, यानी कोष में आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। ए एल्यूमिनियम, परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 13 है। इसका अगर हम कोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ये होगा हमारे पास, पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन के में, दूसरा एल में आता है 8, 8 और 2 कितना हो गया? 10, और तीसरा कोष भी एल का होगा तो इसमें कितना आता है? 10 और 3 13, 2, 8, 3 कोष में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम कोष में देखेंगे तो कोष में क्या आएगा? 2, 8, 8 और 2 10, 2, 10 और 2 12,
ठीक है ना। आपने देखे होंगे के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एल में 8 भरे जाते हैं, एम में 18 भरे जाते हैं और एन में 32 भरे जाते हैं। तो आपने क्या करना है, के एल एम एन में इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने हैं। जैसे के एल एल एम एम एन और एन, ये होता है हमारे पास कोष आवर्त। 2 8 8 18 18 32 32, तो 2 इसमें 8 भरे जाता है, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 18, इसमें 32 और इसमें 32 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके आधार पर आपने इलेक्ट्रॉनों को भरना है। ठीक है, यहां पर देखेंगे हम 70, इसका कोषों के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2, 8 8 और 2 कितना हो गया 10, बचे कितने 7, तो ये हो गया। अगर उपकोष के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे, उपकोष के आधार पर, तो क्या लिखेंगे, उपकोष, उपकोषों के आधार पर, उपकोषों में पूछा जाए या आपसे समूह पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, 1s2 2s2 2p6, 6 और 4 कितना हो गया 10 और 3s2 10 2 12 3p1, यानी कौन सा आवर्त है, तीसरा आवर्त है। और समूह कौन सा है, पी का पहला, और पी का कहां से शुरू होता है, 13 से स्टार्ट होता है, तो यानी 13 वाला समूह होगा। ठीक है, इसी प्रकार इसको देखेंगे हम तो इसका क्या होगा, 1s2 उपकोष में 2s2 2p6 3s2, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, कितना होगा 2 2 4 6 10 2 12। इसका आवर्त कौन सा होगा, तीसरा आवर्त, और समूह कौन सा होगा, दूसरा। समूह कौन सा होगा, दूसरा। 1s2 2s2 2p6 3s2 में समूह कौन सा है, दूसरा, आवर्त कौन सा है, तीसरा। इसी प्रकार क्लोरीन का देखेंगे तो क्लोरीन का उपकोष के आधार पर हमने पहले भी किया था, है ना, 1s2 2s2 2p6, जो हमारा अधातु आया था इससे पहले प्रश्न में, यानी 1s2 2s2 2p6, 6 और 4 10 हो गया, 3s2 10 2 12 और 3p5 12 5 17। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे आवर्त तीसरा, समूह पांचवा, पी का पांचवा, लेकिन पूरे आवर्त सारणी का कौन सा समूह है, ये पूरे आवर्त सारणी का 13 से स्टार्ट होगा पी वाला, तो कितना हो गया 17 समूह होता है, 17वां समूह। अगला प्रश्न है आपके पास, कॉपर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है। तो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का मतलब होता है कि वे कॉपर सल्फेट जिसमें जल घुला होगा, यानी जो कॉपर सल्फेट होता है इसका फॉर्मूला होता है CuSO4 डॉट 5H2O। तो 5H2O क्या होता है, हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होता है। अगला प्रश्न है आपके पास, CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम है। तो CaO यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का जो प्रचलित नाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्रिंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। ये क्या काम करता है कि जो हमारे पास रंगीन कपड़े होते हैं, अगर उसकी क्रिया हम इसके साथ करवाएंगे तो इसे क्या कर देता है, रंगहीन कर देता है, यानी रंगीन कपड़ों को रंगहीन करने का काम करता है पहला। दूसरा, जल को शुद्ध करने का काम भी करता है। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहते हैं, CaOCl2 को ब्रिंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, इसका हमारा रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास, सोडियम कार्बोनेट से धावन सोडा बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, है ना। इसकी क्रिया यदि हम जल से करते हैं, कितने मॉलिक्यूल, 10 मॉलिक्यूल जल से करते हैं, तो बनता है Na2CO3.10H2O, जिसे हम क्या कहते हैं, धावन सोडा कहते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट की क्रिया जल से कराने पर धावन सोडा का निर्माण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके पास, ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण भी दीजिए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, एक उदाहरण भी दीजिए। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन परमाणु का संयोजन होता है, यानी ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है या ऑक्सीजन का संयोजन होता है, यानी जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोजन होता है या ऑक्सीजन की संख्या में वृद्धि होती है, तो उस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम के साथ जब मैं ऑक्सीजन की क्रिया करता हूं तो Mg के साथ क्या जुड़ जाता है, ऑक्सीजन जुड़ जाता है, ऑक्सीजन का क्या हो जाता है, संयोजन हो जाता है। तो इस अभिक्रिया क्या कहते हैं,
ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करने पर CO2 का निर्माण होता है। अब कार्बन पहले इसके साथ ऑक्सीजन था नहीं, अब कार्बन के साथ ऑक्सीजन का संयोजन हो गया, तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न को समझाइए। ठीक है, पहला अयस्क, दूसरा खनिज और तीसरा गैंग। ये महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए। ठीक है, यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपको कुछ टॉपिक नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक है यहाँ पर अयस्क, वे खनिज जिसमें अत्यधिक मात्रा में धातु होती है, यानी वे खनिज जिसमें अत्यधिक मात्रा में क्या होती है? धातु होती है, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, तथा जिससे आसानी से या कम खर्च द्वारा धातु का निष्कर्षण किया जा सकता है, अयस्क कहलाते हैं। यानी वे खनिज जिसमें अधिक मात्रा में क्या होती है? धातु होती है, और उस धातु को हम आसानी से और कम खर्च द्वारा अलग कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? अयस्क कहलाते हैं। समझ में आ गया? दूसरा बिंदु है खनिज। तो धातु या यौगिक प्रकृति में जिस रूप में पाए जाते हैं या खनन द्वारा जिस रूप में हमें प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। खानों द्वारा जो यौगिक हमें जैसे रूप में प्राप्त होता है, यानी धातु खनिजों द्वारा जिस रूप में हमें प्राप्त होता है, क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। या धातु या यौगिक प्रकृति में जिस रूप में पाए जाते हैं या खनन द्वारा प्राप्त होते हैं, क्या कहलाते हैं? खनिज कहलाते हैं। गैंग की डेफिनेशन की बात करेंगे तो खनिजों में पाए जाने वाले अशुद्धि, जैसे रेत हो गया, कंकड़ हो गया, पत्थर हो गया आदि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। खनिजों में पाए जाने वाले अशुद्धि जैसे रेत, कंकड़, पत्थर आदि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आप कैसे प्राप्त करेंगे? पहला, एथेनॉल से एथेनोइक। तो एथेनॉल की अभिक्रिया, एथेनॉल क्या होता है? एथ मतलब होता है 2 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन। एन का मतलब होता है कि ये कार्बन कैसे होंगे? आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े होंगे। ऑल का मतलब होता है कि एक कार्बन पर क्या होगा? OH होगा, यहां पर OH लगा। ठीक है, बचा क्या है हमारे पास? इस कार्बन पे 2 बॉन्ड है, इस कार्बन पे कितने बॉन्ड है? 1। तो यहां पे क्या करते हैं? 3 बॉन्ड हाइड्रोजन द्वारा बैलेंस हो जाएगा। यहां पर 1 2 कितने बॉन्ड बचे? 2, तो 2H हो जाएंगे। CH3 CH2 OH को कहते हैं एथेनॉल। इसका ऑक्सीकरण जब करते हैं, क्या करते हैं? इसका ऑक्सीकरण जब करते हैं किसकी उपस्थिति में? CrO3 लिख दो या KMnO4 कर दो। ठीक है ना? तो यहां पर क्या बन जाता है हमारे पास? CH3, एक यहां पर C, दोनों H यहां से हट जाएंगे, है ना? 2H हटेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा? एक ऑक्सीजन आ जाएगा 2H के बदले। बचा हुआ OH तो था ही, प्लस H हटेंगे तो H2 हटेगा। और यहां पर जो हमने ऑक्सीजन थे, 2 ऑक्सीजन जोड़े, एक ऑक्सीजन तो जुड़ेगा इस कार्बन के साथ, यहां पर CO बना दिया, और एक ऑक्सीजन जाएगा इसके साथ, तो H2O का निर्माण करता है। इसे हम क्या कहते हैं? एथ, यानी 2 कार्बन, 1 2 एथ। एन यानी कार्बन और इस कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो क्या आएगा? एन। ठीक है ना? और COOH समूह है तो क्या कहेंगे? ओइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। तो एथेनॉल की क्रिया जब क्रोमिक अम्ल या एथेनॉल का जब ऑक्सीकरण करते हैं तो एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। हो गया। इसी प्रकार दूसरा आपके पास दे रखा है एथेनोइक अम्ल से एस्टर। तो एथेनोइक जैसे यहां पर है तो ये हम लिखेंगे यहां पर CH3 COOH हो गया। इससे एस्टर का निर्माण क्या होता है? तो ये कई बार आपसे पूछी गई है, एस्टरीकरण अभिक्रिया। ठीक है ना? तो जब एथेनोइक अम्ल की क्रिया किससे की जाती है? अल्कोहल से की जाती है। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है CH3 और CH2, चलो हम एथेनॉल ही कर देते हैं, OH। कोई भी अल्कोहल होता है, CH3 OH लिख सकते थे, C2H5 OH लिख सकते थे। तो यहां पर क्या करेंगे? ये जो OH होता है अल्कोहल का OH और कार्बोक्सिलिक एसिड का H आपस में क्रिया करेगा। किसकी उपस्थिति में?
H2SO4 की उपस्थिति में, H2SO4, ठीक है ना, इसकी उपस्थिति में। तो ये OH और ये H आपस में क्रिया करें, क्या बनाए, एक H, कितना H हो गया, 2H, तो H2। O कितने हमारे पास, एक है, तो H2O तो हो गया बाहर। बचेगा क्या आपके पास, यहाँ पे बचेगा आपके पास CH3, CO और O बचेगा यहां तक, CH3 COO। ये H तो यहां से हट गया और ये OH भी हट गया। यहां पर क्या बचेगा, CH2। तो जो बचा हुआ है उसको हम यहां पर लिख देंगे CH2 एंड CH3। तो इसका नाम होता है हमारे पास एथिल एथेनोएट होता है, यानी एस्टर बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, एस्टर। ठीक है, अगला है थर्ड, एथेनॉल से एथीन। तो एथेनॉल अभी यहां पर भी लिखा है, ऊपर भी हमने एथेनॉल लिखा था। तो एथेनॉल यानी CH3 CH2OH, इसको कहते हैं एथेनॉल। ठीक है ना। इसकी क्रिया यदि हम H2SO4 के साथ करते हैं या एल्कोहलिक KOH के साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई, यहां से OH और इसका H हटता है, हटेगा तो क्या बनाएगा, इसका OH और इसका H क्रिया करेगा, क्या बनाएगा, H2O। देखो एक H एक H, यहां 2H हो गया तो H2 हो गया। O कितना था, एक था, तो H2O हट गया। बचेगा क्या यहां पर, CH2 डबल बॉन्ड CH2 का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, बीटा विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। या आप क्या लिख सकते हो, जब एथेनॉल की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में की जाती है या एथेनॉल का निर्जलीकरण सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किया जाता है तो एथीन का निर्माण होता है। ठीक है, अगला है एस्टर से एथेनॉल। तो एस्टर क्या होता है, CH3 COO C2H5 लिख देते हैं डायरेक्ट, C2H5। जैसे यहां पर था CH2 CH3, तो मैंने इसको एक साथ ही लिख दिया, C2H5 लिख दिया माना। ठीक है ना। इसका जलयोजन करते हैं, जब निर्जलीकरण किया था यानी जब जल हटा था तब ये बना था। ठीक है, अगर मैं इसमें जल ऐड करता हूं, H2O ऐड करता हूं, तो H2O दो भागों में टूटेगा, H प्लस OH माइनस। ठीक है ना। तो इसको आपको समझने के लिए काफी समय होना चाहिए। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं एक बार। H2 है ऐसा, HOH, ये माइनस में टूटेगा और ये किस में टूटेगा, प्लस में, यानी H पे प्लस आवेश और इस पे माइनस आवेश। इसी प्रकार यहां से बॉन्ड टूटेगा, माना ये वाला बॉन्ड टूट गया, ये वाला, तो ऑक्सीजन पे माइनस आवेश और इस पे क्या होगा, प्लस आवेश। तो हमेशा जब भी कोई यौगिक क्रिया करता है तो विपरीत आवेश की ओर अटैक करता है। यहां पर देखो, ये पॉजिटिव है तो इसमें क्या आएगा, नेगेटिव वाला, ये नेगेटिव है तो इसमें क्या आएगा, पॉजिटिव वाला। तो क्या बनाएगा, CH3 CO, O नेगेटिव था उसके साथ H पॉजिटिव चला जाएगा, ये बना दिया, प्लस C2H5 पॉजिटिव था, C2H5 पॉजिटिव था, उसके साथ नेगेटिव OH आ जाता था, एथेनॉल। तो जब एस्टर का जलयोजन करते हैं, क्या कहते हैं, एस्टर, यानी ये एस्टर था, इसमें मैंने जल मिलाया, जल ऐड किया, जलयोजन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा एल्कोहल का निर्माण होता है, या एथेनोइक तथा एथेनॉल का निर्माण होता है। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपने इन प्रश्नों को अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा और कल के बोर्ड पेपर में आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण होंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको इन प्रश्नों में कोई परेशानी हो या कोई अन्य प्रश्न हो जो आपको ना आते हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान से संबंधित।